सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम अनुसार मध्यकालीन भारत के टॉपिक रजिया सुल्तान पर चर्चा करते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। ये इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। यद्यपि रजिया केवल 3.5 वर्ष तक ही शासन कर पाई, लेकिन फिर भी निसंदेह वो एक अत्यंत सफल और असाधारण शासिका थी। वह कर्मठ, वीर, योग्य सैनिक और सेना नायक भी थी। राजनीतिक कुचक्रों और कूटनीति में वो दक्ष थी। उसने ताज की शक्ति में वृद्धि की और उसे निरंकुश बनाने का प्रयास किया। वास्तव में वह दिल्ली की पहली तुर्की सुल्तान थी जिसने अमीरों और मलिकों को अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया। कुतुबुद्दीन अमीरों में मुख्य अमीर था और इल्तुतमिश अपने समान अमीरों के सम्मुख गद्दी पर बैठने में चेपता था। इस भांति रजिया से पहले और बाद के इस वंश के सभी सदस्य व्यक्तित्व और चरित्र की दृष्टि से उससे कहीं अधिक दुर्बल लगते थे। इसलिए इल्तुतमिश के वंश में रजिया प्रथम और अंतिम सुल्तान थी जिसने केवल अपनी योग्यता और चरित्र के बल से दिल्ली सल्तनत की राजनीति पर अधिकार किया और उसे बनाए रखा। इल्तुतमिश ने इन गुणों के आधार पर ही उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। फिरोज विलासी, अयोग्य शासक था, अतः राज्य की संपूर्ण सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान, जो पहले रनवास में एक दासी के रूप में कार्य करती थी, के हाथों में केंद्रित हो गई। उसने हरम की बेगमों पर अत्याचार किए और रजिया को बंदी गृह में डाल दिया। जब फिरोज विद्रोह अमीरों का दमन करने के लिए राजधानी से बाहर गया तो रजिया ने बंदी गृह से निकलकर इसका फायदा उठाया और वह शुक्रवार के दिन नमाज के समय लाल वस्त्र धारण कर जनता के सामने उपस्थित होकर रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार दिल्ली के निवासियों, अधिकारियों और सैनिकों की सहायता से रजिया सत्ता प्राप्त करने में सफल रही। फिरोज और शाह तुर्कान को उसने बंदी बना लिया और बाद में 1236 में उसका वध भी कर दिया। इस प्रकार आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में बैठ जाती है। रजिया के राज्यारोहण के महत्व को यदि देखें तो हम देखते हैं कि इस्लाम की परंपरा की अपेक्षा करते हुए एक महिला को शासिका बनाया गया। यह एक साहसपूर्ण प्रयोग था और गैर रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। रजिया का समर्थन दिल्ली के नागरिक और अधिकारी ने किया। उन्होंने पहली बार उत्तराधिकारी के मामले में निर्णय लिया। इससे जनमत का महत्व प्रकट होता है। रजिया के राज्यारोहण के मामले में प्रांतीय सूबेदारों की भी सलाह नहीं ली गई। इससे प्रांतीय सूबेदार असंतुष्ट हो गए और रजिया तथा अमीरों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। रजिया के शासन के प्रमुख जो घटना सुल्तान और अमीरा के मध्य सत्ता संघर्ष को लेकर थी। रजिया का उद्देश्य सुल्तान
के अधिकारों की रक्षा करना, इल्तुतमिश की परंपरा के अनुसार निरंकुश सत्ता स्थापित करना था। जबकि तुर्क अमीर जो प्रांत के सूबेदार और सेनापति थे, सुल्तान का निर्वाचन स्वयं करना चाहते थे तथा प्रशासन की सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करके सुल्तान को नाम मात्र का शासक बनाना चाहते थे, जो उन पर निर्भर रहे। इस संघर्ष के कारण ही रजिया का पतन हो गया। रजिया की कठिनाइयाँ। रजिया की कठिनाइयों पर यदि हम ध्यान दें तो उसकी कई कठिनाइयाँ थी। जैसे ही उनका राज्यारोहण हुआ तो कई समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा। सबसे पहले तुर्क अमीरों की समस्या थी। उनकी सेना राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, जिसके कारण रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकृत उन्होंने कर दिया था। वास्तव में तुर्क अमीर सुल्तान का चयन करना अपना विशेषाधिकार समझते थे, जबकि रजिया ने इसके विपरीत अधिकार जताकर अपने को सुल्तान बना लिया था। रजिया को दिल्ली के कुछ उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इनमें वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी प्रमुख था, जो विद्रोही अमीरों से मिलकर षड्यंत्र कर रहा था। राजपूत राजाओं ने भी इस अस्थिरता से लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया। अमीरों के विद्रोह का दमन। रजिया की स्थिति संकटपूर्ण थी, लेकिन उसने इस संकटपूर्ण स्थिति में कूटनीति का सहारा लिया और गुप्त रूप से मलिक सालिर और मलिक कबीर खान को अपने पक्ष में करके यह आश्वासन दिया कि वजीर जुनैदी मलिक सैफुद्दीन कूची को बंदी बनाया जाएगा। इसके बाद इस गुप्त समझौते का प्रचार कर दिया गया। इससे मलिक सैफुद्दीन मलिक जानी भयभीत होकर भाग गए, लेकिन मलिक कबीर और मलिक सालारी ने उसका पीछा किया और बाद में उसे मार डाला गया। इससे रजिया को जो सफलता मिली, उससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस समय जो दूसरी समस्या थी, कठिनाई थी, वो शासन का पुनर्गठन करना भी था। रजिया के प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य अपनी सत्ता को निरंकुश बनाना था, जिससे तुर्क अमीर पूर्ण रूप से उसके आज्ञाकारी रहें। इस दृष्टि से उसने नवीन नियुक्तियां की। ख्वाजा मुजाहिद्दीन को वजीर नियुक्त किया, मलिक हसन गोरी को सेनापति, कबीर खान को लाहौर की सूबेदारी का पद दिया और तुगरिल खान को बिहार, शैफुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। एक अबीसीनियाई मलिक याकूब को अमीर आखुर उसके द्वारा नियुक्त किया गया, जिससे प्रशासन का पुनर्गठन हुआ और पूर्व में जो समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उनका समाधान हुआ। व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन। सुल्तान पद की निरंकुश सत्ता स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि सुल्तान पद के गौरव में वृद्धि की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रजिया ने अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन किया और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पुरुषों के समान कुबैनी कोट और कोल्हानी टोपी पहनकर दरबार में बैठना प्रारंभ किया। संभवतः इसी समय उसका झुकाव मलिक याकूत के प्रति हुआ। रजिया ने याकूत को उच्च पद इसलिए दिया क्योंकि वे उच्च पदों पर अमीरों के एकाधिकार को तोड़ना चाहती थी। तो इस तरह रजिया के सामने जो समस्याएं आई, जो कठिनाई आई, चाहे वो अमीरों के दमन का मामला हो, प्रशासन का पुनर्गठन किया हो या व्यक्तिगत जीवन में जो परिवर्तन किया, इसमें सब कुछ उसकी एक समस्या थी, लेकिन फिर भी उसने इसका सामना किया, इनमें परिवर्तन किया। रजिया का पतन यदि हम देखें तो शासनकाल के तीसरे वर्ष ही उसके सामने स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि यहाँ से उसका पतन प्रारंभ होता है। निजामुद्दीन सिराज और डॉक्टर पीएल श्रीवास्तव, इन्होंने दोनों ही इसके बारे में अपने मत दिए हैं। डॉक्टर एल श्रीवास्तव का मत है कि रजिया गैर तुर्क अमीर दल बनाकर तुर्क अमीरों
की शक्ति को संतुलित करना चाहती थी। अगर उसने पुरुष जैसा आचरण किया था तो निरंकुश सत्ता के संचालन के लिए ये आवश्यक था। मिनाजुश्शिराज उद्दीन सिराज कहते हैं कि इसे 40 अमरों का दल तुर्कान चहलगानी जिसको कहा गया है, रजिया के द्वारा प्रशासनिक पुनर्गठन करना, दरबार में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना और प्रशासन में गैर तुर्की अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त करने से तुर्क अमीर को ये स्पष्ट हो गया कि रजिया का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गुलाम अमीरों का दमन करना है। तुर्क गुलाम अमीर इस नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने रजिया को शासन से हटाने का निर्णय लिया और इस षड्यंत्र की योजना मलिक एतगिन के नेतृत्व में सावधानी से बनाई गई। बाद में षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर उस पर आक्रमण करना था, क्योंकि दिल्ली के नागरिकों की निष्ठा रजिया के प्रति थी और दिल्ली में रजिया को पराजित करना दुष्कर कार्य था। योजना के अनुसार लाहौर के गवर्नर कबीर खान ने 1240 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह को दबाकर रजिया राजधानी लौट आई, किंतु षड्यंत्रकारियों ने अपनी योजना नहीं छोड़ी और 15 दिन के भीतर ही बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जैसे ही रजिया विद्रोह को दबाने के लिए बठिंडा पहुंची, तुर्क अमीरों ने मलिक याकूत की हत्या कर दी और रजिया को पकड़कर अप्रैल 1240 ईस्वी में जेल में डाल दिया। इस तरह रजिया का पतन हो जाता है और हम देखते हैं कि ये केवल सामान्य नहीं था, बल्कि अब उसका शासन से हटना तय था। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र था बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। योजना के अनुसार दिल्ली में राज के पदों का जो विवरण हुआ उसमें अल्तुनिया को अपनी इच्छा अनुसार पद नहीं मिला, इसलिए वो भी असंतुष्ट हो गया था। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उसने ही रजिया से विवाह कर लिया। रजिया ने भी विवाह करना स्वीकार कर लिया क्योंकि वह शक्ति और स्वतंत्रता चाहती थी। अतः दोनों दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चल पड़े, लेकिन बहराम शाह की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी के दिन कुछ हिंदू डाकुओं ने कैथल, जो कि हरियाणा में है, के पास उनका वध कर दिया। मिनहाजुश्शिराज लिखता है कि सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा के शुभ चिंतक, प्रजापालक और अपनी सेवाओं के द्वारा आमजन को प्रभावित करने वाली थी। वो सेनाओं की एक नेता भी थी। उसमें बादशाही के समस्त गुण विद्वान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे, लेकिन अधिकांश विद्वान उसे स्वीकार नहीं करते। इस तरह हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान द्वारा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 से 1240 ईस्वी की समयावधि में किस प्रकार दिल्ली की सत्ता पर बैठकर उसको चलाती और दिल्ली सल्तनत के लिए अपना एक विशेष योगदान देती है।